हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पीवाईक्यू की नज़र 2022 में पॉलिटी का पेपर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें जो है इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे जो है क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे। तो सिलेबस जो दिया है, पहले तो आपको पता ही है कि हम जो भी कुछ पढ़ेंगे उसमें सिलेबस को जरूर देखेंगे। तो यहाँ पर पॉलिटी का सिलेबस दिया हुआ है। तो पॉलिटी का जो पीटी का सिलेबस है उसमें इतना ज़्यादा डिफाइन नहीं है कि हम कैसे तैयारी करें। तो इसके लिए हमको मेंस के सिलेबस को देखना होता है। तो इससे पहले हम पॉलिटी के सिलेबस को पहले प्रीलिम्स के स्तर पर देख लें। यहाँ पर देखिए भारतीय राजतंत्र और शासन दिया हुआ है। ठीक, तो भारतीय राजतंत्र, इंडियन पॉलिटी और शासन से संबंधित भी प्रीलिम्स में सवाल पूछे जाते हैं। आप पहला सवाल देख लीजिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये गवर्नेंस से रिलेटेड ही सवाल है। ठीक, फिर हम चलते हैं राजनीतिक प्रणाली मतलब संविधान, राजनीतिक प्रणाली पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक, दोनों को लिंक करना है कि संविधान में कैसे व्यवस्था दी गई है, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, मतलब कैसे काम कर रही है वर्तमान में। फिर पंचायती राज साफ साफ दिया हुआ है, लोक नीति, ठीक, पब्लिक पॉलिसी, अधिकारों संबंधी मुद्दे। ठीक, अधिकारों संबंधी मुद्दे समझ रहे हो, जैसे कि मान लो एक तो फंडामेंटल राइट्स हैं और सरकार ने कुछ जो है अधिकार कानून बना करके भी व्यक्तियों को, लोगों को दिए हैं। तो उसके लिए भी अगर कोई मामला उठ करके आता है तो उससे संबंधित भी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक, फिर हम चलते हैं मेंस के सिलेबस में। तो प्रीलिम्स का सिलेबस हमें पूर्णतः डिफाइन नहीं दिखाई देता है, तो मेंस के सिलेबस को देखते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है, शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, ये सेकंड पेपर GS 2 में जाओगे। तो ये प्रीलिम्स के लिए आप सोच रहे हो, प्रीलिम्स के लिए हमको विशेष तौर पर इतना सब मेंस का सिलेबस क्यों देखें। तो मेंस का सिलेबस इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर डिफाइन नहीं है अच्छे से प्रीलिम्स में। तो हम मेंस के सिलेबस में जाते हैं क्योंकि मैंने जो अपने सिस्टम से देखा कि मेंस के सिलेबस में जो डिफाइन है वहाँ से यूपीएससी ज़्यादा प्रश्न पूछता है। और वैसे भी हमको प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए। ठीक, तो हम चलते सीधे। तो भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी। अब ऐसे पढ़ना नहीं है, ऐसे क्या करना है कि रोक करके देखना है कि भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान जो दिया हुआ है तो इसके अंतर्गत संविधान की ऐतिहासिक आधार को पढ़ना है। ठीक, उसके फिर उसके बाद संविधान की विकास के बारे में पढ़ना है कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसमें संशोधन कैसे होते हैं। ठीक, उसमें महत्वपूर्ण प्रावधान कौन कौन से हैं। ठीक है, बुनियादी संरचना पढ़ना है। अब इसके एक एक उदाहरण के बारे में मैं मेंस में जब कभी चर्चा करेंगे हम इस सिलेबस के विस्तार से, क्योंकि ये मेंस का सिलेबस है। अभी हमको पीटी के लिए केवल बस टॉपिक जानना है कि कौन कौन से टॉपिक हमको अच्छे से तैयार करना है कि मेंस में सिलेबस में दिया है कि नहीं दिया है। और यहाँ से दिया होता है, यहाँ से सीधे प्रश्न भी बन जाते हैं, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फालतू आपको यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। अब क्या होता है कि जब मेंस में आएंगे हम तो इसी ऐतिहासिक आधार के बारे में आपको 20 शब्दों में बढ़िया से दे दिया कि ऐतिहासिक आधार संबंधित कोई प्रश्न अगर ऐसा पूछ ले तो आप कम से कम भूमिका बनाने में 20 शब्दों की भूमिका आराम से आप बना लो। ठीक, इसीलिए जो है आपको इस तरह। फिर विकास के बारे में देंगे तो इसमें भी आपको विस्तार से दे देंगे। अभी हम पीटी की चर्चा कर रहे हैं तो इसलिए हमको केवल टॉपिक जानना है। फिर क्या कर रहा है, संघ एवं राज्यों के कार्य, संघ के कार्य और राज्यों के कार्य और उनका उत्तरदायित्व। ठीक, ऐसे लिंक करके पढ़ना है। संघीय ढांचे से संबंधित विषय, संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा बताओ, फेडरल स्ट्रक्चर आप बताओ मुझे कि क्या होता है कमेंट में। उससे संबंधित विषय और चुनौतियां, उसमें चुनौतियां कौन कौन सी आती हैं, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। ठीक, अब स्थानीय स्तर यहाँ दिया हुआ तो इसको लिंक करके यहाँ से देखो, यहाँ पर पंचायती राज दिया हुआ है और यहाँ पर स्थानीय स्तर पर शक्तियों और राज्य वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां, इनके विषय में भी आपको अच्छे से लिंक करके देखना है। ठीक है, ऐसे लिंक करके पढ़ा जाता है। फिर विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों को पृथक्करण, विभिन्न घटक मतलब यहाँ पर घटक क्या है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसके बारे में आपको देखना है। शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थान कौन कौन से, जैसे आपके संवैधानिक भी संस्थान हो सकते हैं और वैधानिक भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब वैधानिक भी हो सकते हैं जिनको कानून के द्वारा सरकार ने बनाया है, और संवैधानिक भी होते हैं, संविधान में भी उनकी बात की गई होती है, तो उनके बारे में भी आपको देखना है। ठीक है, फिर भारतीय संविधान की योजना को अन्य देशों के साथ तुलना, जैसे भारतीय संविधान का विकास हुआ या भारतीय संविधान बनाया गया तो अन्य देशों से भी कुछ चीजें, अच्छी चीजें हमने ली। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको अच्छे से देखना है। फिर संसद और राज्य विधायिका, फिर यहाँ देखिए हाइफन लगा, तो हाइफन में आपको रुकना है। पहले देखना संसद की संरचना, संसद के कार्य, संसद के कार्य संचालन, संसद की शक्तियां, संसद के विशेषाधिकार और इससे उत्पन्न होने वाले विषय। इसी से मेंस में भी सवाल पूछता है और यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लेता है। अब संरचना है, संरचना के बारे में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछता है कि नहीं पूछता है। संसद की संरचना के बारे में पूछ लेगा, उसके कार्य के बारे में पूछ लेगा, कार्य संचालन होता है उसके बारे में, इंप्लीमेंटेशन। इस समय तो आप जो पैटर्न बदला है 2023 के बाद से, आप देखना अभी अगले इसके बाद में जो 2022 का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं, इसके बाद 2023 का जब लेकर के आऊंगा तब देखना आप कैसे जो है चेंज हुआ। मिक्स करके 3-4 टॉपिक को एक साथ मिला देता। कैसे, फंडामेंटल राइट्स के एक कथन लिख देगा, एक डीपीएसपी से लिख देगा और एक फंडामेंटल ड्यूटी से लिख देगा, तीनों कथन रख देगा, फिर कहेगा इसको मिलाओ। इस तरह से मैंने ये डिटेल वहां पर कराया हुआ है, डिटेल एनालिसिस 2011 के। ठीक है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। फिर इसके बाद विधायिका के बारे में भी ऐसे है, विधायिका की संरचना, क्योंकि जब आप संसद को अच्छे से पढ़ लोगे तो राज्य विधायिका में भी बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट होती है। संसद से ज्यादा सवाल आते हैं, राज्य विधायिका की संसद की तुलना में राज्य विधायिका से उतने सवाल नहीं रहते। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूपीएससी कभी बदल सकता है, तो इसलिए संसद के जो सवाल आ रहे हैं उसी को जो है कॉमन सेंस लगाओगे तो विधायिका भी सवाल हो जाएंगे। लेकिन हमको इसको छोड़ना नहीं है, आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो यहीं पर इसको खत्म भी कर लीजिए। तो राज्य विधायिका की संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां, विशेषाधिकार। ठीक, आपको समझ में आ गया ना ये चीज। फिर इसके बाद हम 6 नंबर टॉपिक पे जाते हैं। तो इसमें कार्यपालिका दी है और न्यायपालिका की संरचना। ठीक, अब देखिए कार्यपालिका की संरचना,
कार्यपालिका का संगठन और कार्य। ठीक, अब यहाँ हाइफन लिखा, रुक जाओ। न्यायपालिका की संरचना, न्यायपालिका के संगठन, न्यायपालिका का कार्य। ठीक, ये तो आपको पता चल गया। अब एकीकृत न्यायपालिका है तो हमको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके साथ साथ जो राज्यों में जिले न्यायालय होते हैं उनके बारे में भी हमको थोड़ा थोड़ा देखना, क्योंकि यूपीएससी आजकल उसके बारे में पूछ लेता है, जैसे ग्राम न्यायालय, मोबाइल न्यायालय, इस तरह से। ठीक है, लोक अदालत, इनके बारे में भी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, इस तरह से हमको भी उनको भी देखना है, क्योंकि वो चर्चा में रहते हैं तो ही यूपीएससी सवाल बनाता है। फिर सरकार के मंत्रालय, ये तो आपकी कार्यपालिका में ही आ जाएंगे। सरकार के मंत्रालय कोई न्यायपालिका में तो आएगा नहीं, लेकिन ऐसे इनसे संबंधित कोई विवाद अगर उत्पन्न होता है तो हम उसको न्यायपालिका में देख लेंगे। ठीक, अभी हमको पीटी में देखना, तो हमको केवल टॉपिक देखना एवं उनके विभाग। ठीक, ये भी आपके कार्यपालिका में आएंगे। प्रभावक समूह, औपचारिक अनौपचारिक संघ, शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। ठीक, फिर जनप्रतिनिधि, इससे भी बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी एसआईआर चल रहा है तो इससे संबंधित सवाल पूछने की पूरी संभावना है। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, जो संवैधानिक पद होते हैं उन पर नियुक्ति कैसे होती है, जैसे यूपीएससी चेयरमैन का कैसे होता है, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन जो उनका कैसे सिलेक्शन होता है, उनका चयन कैसे होता है, इस तरीके से हमको चीज़ें देखनी। फिर विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, जो संवैधानिक बॉडी है, यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन, उनके बारे में, उनकी शक्तियाँ, उनके कार्य और उत्तरदायित्व, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी क्या है। ठीक है, इनके बारे में हमको देखना है, उनके पावर्स देखने हैं, उनकी शक्तियाँ क्या है, कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, यही तो सवाल बना देता है, उनकी शक्तियों से पूछ लेता है, उनकी नियुक्ति संबंधी सवाल पूछ लेता है पीटी में, उनके कार्य क्या होते हैं, यही तो पूछता है, यही तो पूछ रहा है। फिर इसके बाद सांविधिक, आपको पता ही है, विनियामक, ये भी पता है। विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय, सांविधिक आपको स्टैच्यूटरी, विनियामक रेगुलेटरी और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय। ठीक, इनके बारे में भी आपको अच्छे से पता होगा। नहीं पता है तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। और इसके साथ साथ पढ़ना कैसे, अब ये पूरे सिलेबस को थोड़ी पढ़ डालना है, हम क्वेश्चन देखेंगे ना, पीवाईक्यू क्यों दिया है कि हमको कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पर कम ध्यान देना है। फिर इसके सरकारी नीतियों, जो पब्लिक पॉलिसी है, और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, विकास के लिए हस्तक्षेप करना। ठीक है, और उनके मतलब विकास के लिए सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, कोई कानून बनाया। ठीक है, अब उनसे उनके डिजाइन करना, अभी मतलब जो नीतियाँ बनाएंगी उसका अभिकल्पन, डिजाइन तथा कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, पहले डिजाइन किया जाएगा, विधेयक को पास किया जाएगा, पारित करके कानून बनाया जाएगा, कानून को कार्यान्वयन कार्यपालिका करती है, तो इंप्लीमेंटेशन होगा। कि कारण अगर इंप्लीमेंट किया तो उसका विरोध भी होता है, जैसे कि कृषि कानून के बारे में आपको पता ही होगा। कृषि कानून को डिजाइन किया गया और पब्लिक डोमेन में रखा गया, जैसे ही वैसे जो है अधिनियम जब बन गया तो उसके बाद पब्लिक डोमेन में रखा गया, जैसे रखा गया तो इसका विरोध होने लगा। जब विरोध होने लगा तो उससे संबंधित यूपीएससी ने सवाल पूछा, क्योंकि उससे उसके कारण उत्पन्न विषय, अगर कोई मुद्दा उससे उत्पन्न होता है तो उससे भी सवाल पूछे जाएंगे। तो ये तो हमारा मेंस का सिलेबस हो गया, लेकिन मैं पीटी की चीजें यहाँ पर याद कर ली कि यहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, अब मेंस के में जब आएगी तैयारी की बारी तो हम इसी के विषय में 20-20, 25-25, 50-50 शब्द में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके विषय में हम ज्यादा शब्द, जैसे 100 शब्द तक भी हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे। उसको क्या है कि आप उसको भूमिका में, मुख्य बॉडी में, अलग अलग निष्कर्ष में यूज कर सकते हो। तो हम बात की बात है, अभी हमको पीटी तक फोकस रहना है, तो हम पीटी के सवाल देखने हैं। अब हमको यहाँ पर क्या पीटी के सवाल देखकर क्या निकालना है कि पीटी के सवाल देखकर के हमको थीम देखनी है कि यूपीएससी बार बार इनसे सवाल पूछता है क्या। प्रकृति देखनी है कि प्रकृति कैसे चेंज हुई। अभी तक तो हम प्रकृति उस तरह नहीं देख रहे, अब 2023 से, अगली बार से, कल से नहीं, मतलब कल तक तो हम 2022 का ही पेपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद 1-2 दिन के बाद से हम 2023 में आ जाएंगे, तो वहीं से आपको प्रकृति बहुत अच्छे से दिखाई देगी नए पैटर्न के हिसाब से। बाकी यूपीएससी धीरे धीरे पैटर्न तो चेंज कर ही रहा है। अब इसको बारे में आपको पॉज करके देखना है, इसका कमेंट में मुझे उत्तर दो कि क्या उत्तर हो सकता है। मैं उत्तर यहाँ पर नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। आप अपने स्तर से मुझे उत्तर बताओ इसका क्या हो सकता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए, क्योंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्याप्ति, मतलब सब लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिले। अंततः भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। इंग्लिश में भी लगा दूंगा अगली बार से। अभी क्या था कि हमने जिसको बोला था टीम में इसको लगाने के लिए, तो वो जो है थोड़ी सी लापरवाही उन्होंने कर दी, इंग्लिश का नहीं देखा और दिक्कत होती है। मैंने उनसे बोल रखा है कि इंग्लिश का जरूर लगाएं, तो हमने डिटेल एनालिसिस जो हम कर रहे हैं वहाँ पर जो है हमने इंग्लिश का भी लगा रखा है, ठीक। यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है, ठीक। अब आपको जो है इसके बारे में आंसर बताना। अब यहाँ से हमको सीखने को क्या मिला। थीम कैसे पकड़ी हमने, थीम ये पकड़ी कि यूपीएससी गवर्नेंस से संबंधित प्रश्नों से भी सवाल पूछ लेता है। जैसे कोई पॉलिसी आ गई, वो हमने मेंस में देखा भी कि यूपीएससी पॉलिसी साफ साफ दे रहा है, ठीक है। कोई कानून है उसके विषय में भी यूपीएससी पूछ लेता है। तो अगर कोई सरकार कोई पॉलिसी लाती है तो उसके बारे में आपको करंट में अगर चर्चा में है तो उसके बारे में थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेना है कि यूपीएससी ऐसे सिंपल सवाल भी पूछ लेगा। अब पूछ रहा है प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को अवश्य, अब कई लोग कहेंगे अवश्य दिया तो यहाँ से हटा देंगे, लेकिन जब तक आपने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा तो इसको नहीं कर पाओगे। हालांकि करने की स्थिति में तो जाओगे, मैं बता भी दूंगा, ये तो हम डिटेल एनालिसिस में बताएंगे कैसे इसको किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ अवश्य के आधार पर मत जाना, ये सब चीज़ें तो लास्ट में हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसे की पॉइंट निकाल लेंगे जो हमारे प्रश्न को हर तरीके से कॉमन होती हैं, तो निकाल लेंगे। तो 15 साल के पेपर जब पूरे कर लेंगे तो ये चीज़ें निकाल करके आपको दे देंगे, तो वो आप जो है इंप्लीमेंट बाद में करोगे, लेकिन पहले आपको बेसिक नॉलेज करना है,
कॉमन सेंस लगाना है, एलिमिनेशन लगाना है, तब जाकर के लास्ट में ये तुक्केबाजी वाले काम करने जो छोटे छोटे ये होते हैं इनको अभी लेकिन पहले मत देखो, नहीं तो फेल हो जाओगे। क्योंकि यूपीएससी अब पहचान गया, क्योंकि आप जो यूट्यूब चैनल में देख रहे हो तो यूपीएससी को भी पता होता है कि आप क्या क्या देख रहे हो, मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, हम चलते हैं आगे। अब क्या हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा की अनंत शक्ति है? लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है, एक्सक्लूसिव मतलब केवल लोकसभा को ही प्राप्त है। अब इनमें से बताओ कौन कौन से? आपात की उद्घोषणा का समर्थन करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव करना, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। अब आप इसका आंसर मुझे बताओ। ठीक, अब आपको यहाँ से सीखने को क्या मिला? मैं उत्तर नहीं बताऊंगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, तो इसका मतलब राष्ट्रपति आपको अच्छे से पढ़ना है, महाभियोग कैसे चलता है। ठीक, अब तुरंत वहीं पर तुलना करो कि जैसे मुख्य न्यायाधीश होता है उसके खिलाफ कैसे महाभियोग चलेगा, क्या उसको महाभियोग की श्रेणी में रखा जाता है? अभी उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चला, तो महाभियोग शब्द जो है केवल राष्ट्रपति के लिए ही उपयोग होता है कि अन्य के लिए भी होता है? तुलना करके देखो। फिर उसके साथ साथ मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, इसके बारे में भी देख लो कि क्या केवल लोकसभा में ही आता है कि राज्यसभा में भी आ सकता है क्या, ऐसा तुलना करके देखा करो। फिर इसके साथ साथ आपात की उद्घोषणा का समर्थन करना। ठीक है, फिर इसके बाद देखो कि लोकसभा की जो अनंत शक्तियां हैं, मान लो अविश्वास प्रस्ताव के लोकसभा में आएगा, मान लो। ठीक है, अब आप बता देना सही है कि गलत। ठीक, इसके साथ साथ राज्यसभा को विशेष अधिकार कौन कौन से हैं, किस विषय में वो विशेष अधिकार है जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है? तो दोनों से तुलना करके देखो। ऐसे सवाल तो यूपीएससी बना के पूछता है आपसे। अब ये कूट उट तो हम लोग बाद में देख ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको स्ट्रक्चर देखना है, पैटर्न देखना है, नेचर देखना है और थीम देखना है। तो यहाँ से हमने क्या निकाला? नेचर तो हमने देख लिया कि यूपीएससी ने, अभी तो नेचर हमारा उतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, तो हमने देख रहा है। पैटर्न भी देख रहे हैं कि यूपीएससी ने बहुत ज़्यादा बदलाव अभी नहीं किया। सिंपल अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, लेकिन पहले बेसिक नॉलेज पर फोकस रहना था हमको अच्छे से। मंत्रिपरिषद के बारे में यूपीएससी ने घुमा के पूछा, राष्ट्रपति के बारे में भी पूछता है, अभी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया था तो उसके बारे में भी आपको अच्छे से देख लेना। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये चीज़ें। फिर आपात की उद्घोषणा के बारे में तो आपको अनुच्छेद 352, 356 ये काफ़ी लगता भी अभी मणिपुर में लगा था। फिर इसके साथ साथ 360, अब ये भी देखना कि 360 कभी लगा है कि नहीं लगा। ठीक, आगे चलते हैं हम। ऐसे ही तो पढ़ना, यही तो थीमें हैं, यही रिपीट करती हैं थीम। अब थीम रिपीट करना में 2011 का पेपर अभी मैंने डिटेल एनालिसिस किया, बाद में मैं बताऊंगा थीम कैसे रिपीट होती है, वहीं पर बताऊंगा। यहाँ पर थीम रिपीट करना नहीं बताऊंगा, थीम बताऊंगा कि थीम कैसे होती है। बीच में बताते भी रहेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों में अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। अब आपको यह देखना है कि संविधान जो है मंत्रियों को किन किन श्रेणियों में विभाजित करता है। 3 श्रेणियों में करता है कि 4 श्रेणियों में करता है कि 5 श्रेणियों में करता है, इनके बारे में देखो। फिर ये देखो कि मंत्रिपरिषद के बारे में और क्या क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पर दिया, संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों को 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा में है कि राज्यसभा में भी। मंत्री तो राज्यसभा में भी होते हैं। अब आप तुरंत देखोगे, तुरंत वहां पर आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। तो इसलिए सिंपल आपको पहले बार बार पढ़ना है, रिवीजन करना है। तो आप आज जाकर के जो है संसद को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, विधायिका, केंद्र की विधायिका, उसके साथ राष्ट्रपति, 2 चीजें तो आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक, इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसको पॉज करके देखो। किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है कि नहीं होती है? जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकर है कि वो अपनी अनुमति दे। अब इसका मतलब राष्ट्रपति और संविधान संशोधन विधेयक को टच करके पूछ रहा है। ठीक, मतलब हालांकि ये तो कानून में सीधे सीधे लिखा हुआ है संविधान में, लेकिन ऐसे प्रश्नों को आप बीच बीच में रोक रोक करके पॉज करके दिमाग चलाया करिए। फिर आगे बढ़िए। संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही, और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध है क्या? अब संयुक्त बैठक क्या होती है पहले तो ये देखो। ये चीजें जो बेसिक जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी जो पढ़ चुके हैं उनके लिए तो ये लगेगा कि सर क्या बता रहे हैं ये सब चीजें। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या सीखने को मिला हमको इस प्रश्न से कि राष्ट्रपति तो आप पढ़ोगे, संविधान संशोधन विधेयक के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो जब आप विधायिका पढ़ोगे तो उसी में आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, फिर इसके बारे में संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है और नॉर्मल जो विधेयक होते हैं उनमें क्या अंतर है। ठीक है, फिर विशेष बहुमतों के प्रकार आपको वहीं पर देखने को मिल जाएंगे, तो बहुमत के प्रकार आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक, फिर आगे चलते हैं। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची, इसका मतलब आपको अनुसूची पढ़नी, तो अनुसूची 5वीं तो पढ़नी, उसके साथ साथ 6वीं भी पढ़नी है। और इसमें ये भी देखना है कि 5वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य आते हैं, उन राज्यों को भी देख लेना है कि 5वीं अनुसूची में आपको कौन कौन से राज्य आते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश आता है, राजस्थान आता है, इसके साथ गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, इस तरह से रखा। फिर इस तरह जो है मध्य प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है, झारखंड आता है, बिहार आता है कि नहीं आता है बताना मुझे कमेंट करके, उड़ीसा आता है, फिर आपका नीचे आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना आता है। इस तरह से जो है आपके 10 राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब बिहार के बारे में मुझे बताना कितने। ठीक है, बिहार नहीं आता है। ठीक है, तो इसके बारे में ऐसे जो है पढ़ना है आपको कि कौन कौन से राज्य आते हैं और इनकी क्या, राज्यपाल की क्या भूमिका होती है, राष्ट्रपति की क्या भूमिका, क्या राष्ट्रपति किसी राज्य को या राज्य के किसी एक क्षेत्र को 5वीं अनुसूची में डाल सकता है क्या, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है क्या, ऐसा कुछ है क्या? 6वीं अनुसूची से तुलना करो। 6वीं अनुसूची को याद कर लो कि असम, मेघालय, मिजोरम, सॉरी ATM इसका, हाँ मिजोरम,
अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ठीक है, मणिपुर नहीं है। तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो ऐसे जो है याद कर करके पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब इसको पॉज करके देखना कि इसमें क्या हो सकता था। इसमें बहुत चीज़ें हमने बता दी। फिर यहीं पर आपको ये देखना कि पेशा एक्ट, पेशा क्या है, ठीक। इसके साथ 5वीं अनुसूची को लिंक करो कि 5वीं अनुसूची क्या है, फिर इसके साथ 6वीं अनुसूची को लिंक करो। जब ऐसे करोगे तो फिर कैसा भी प्रश्न आपको आ जाएगा, आराम से आप कर लोगे। अब यहाँ कह रहा है ना कि इससे जनजाति लोगों की जमीनें गैर जनजाति को अंतरित करने पर रोक। इसको सिंपल वे में भी कर लोगे, लेकिन जैसे बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पर बढ़ाना है तो पहले बेसिक नॉलेज बढ़ा लो, तभी तो सिंपल वे काम करेगा। अब मैं पढ़ चुका हूँ तभी मुझको ये क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आप पढ़ोगे, जब नहीं पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। आप किसी यूट्यूब के चक्कर में मत पढ़ना, इधर उधर के चक्कर में। अब ये मत सोचना कि सर अपना वीडियो देखने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। आप देखिए ना देखिए, क्योंकि आज नहीं देखोगे कल आपको इसकी जरूरत समझ में आने लगेगी। फिर क्या कह रहा है, एच एन सान्याल समिति। अब जैसे कोई समिति आ गई बहुत ज़्यादा चर्चा में, जैसे अभी जो है एनवायरमेंट को लेकर के माधव गाडगिल समिति चर्चा में, माधव गाडगिल साहब का निधन हो गया है, तो माधव गाडगिल समिति जो है चर्चा में, मान लो चर्चा में, तो अब यूपीएससी उससे संबंधित पूछ सकता है पश्चिमी घाट के बारे में कुछ चीज़ें। तो ऐसी कोई समितियां जो चर्चा में हो तो आप जरूर पढ़िए, ठीक है। संविधान संबंधित मान लो पंछी आयोग है, ठीक है, राजमन्नार आयोग है, ये सब चीज़ें जो आपको सरकारी आयोग है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए। फिर अगर भारतीय संविधान उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। भारत का संविधान सिविल न्याय अपमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। अब जिसे परिभाषित करता है तो ऐसे शब्दों को जरूर ज्ञात करिए कि परिभाषित क्यों कह रहा है, ये संविधान में इसको परिभाषित किया गया क्या। फिर अच्छा किन किन चीज़ों को परिभाषा दी गई है, तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से देख लेना है। भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने की संसद की शक्ति में निहित है। अब ऐसे कॉमन से, अब मान लो कि आप इसको करना चाहो तो मैं इसको बता दूंगा कि अलग से, ये हम डिटेल एनालिसिस में बताएंगे कैसे किया जा सकता किया जाएगा। मान लो भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद की शक्ति निहित, तो हम मान सकते हैं कि अवमानना के विषय में कानून कौन बनाता है। नॉर्मल आप देखो कि अवमानना में मत जाओ, आप कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है। तो ऐसी शक्तियों को जो है वहां पर न ज्यादा सोचते हुए मान लिया करिए कि हाँ ऐसी चीजें सही। अब 4 जैसे सही मान लिए तो 4 में ये तो ये सही होगा, ये तो ये सही होगा, ए और बी हटा दिया। अब ये पैटर्न अभी पहले वाला चल रहा है तो हम कोई दिक्कत नहीं है। 23 से हमारा पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा, हम 23 के सवाल को विस्तार से अच्छे से देखेंगे, ठीक है। फिर एच एन सान्याल समिति हमें नहीं पता। फिर दूसरा नाम, भारत का उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड हेतु शक्ति प्रदान करता है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि ये जो है दूसरा वाला कथन हमको बिल्कुल सही लग रहा है कि अगर कोई उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की अवमानना का उल्लंघन करता है तो उसको दंड देता है न्यायालय। तो आपको पता है कि तो इस आधार पे 1 और 2, 4 सही था, 4 यहाँ भी, लेकिन 2 सही है, तो इस आधार पे 3, ये कॉमन सेंस है, एलिमिनेशन है इस तरह से। लेकिन पता होगा तभी। अब मान लो 2 कथन आपको ना पता होता तो आप कैसे पहुंच जाते हैं यहाँ। 2 तो आपको कंफर्म है ना कि 2 तो बिल्कुल सही है, चौथा भी बिल्कुल सही है। अब तीसरा नहीं पता, पहला नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन को कैसे पहुंचना है ये तो आपको पता चल गया। तो ऐसे ही प्रश्नों को करना है। फिर आगे हम चलते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा को उपाध्यक्ष, पहले तो आपको अध्यक्ष पता होना चाहिए, लोकसभा के स्पीकर कौन होता है, फिर उपाध्यक्ष कौन होता है, इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, पहले ये पढ़ो, ठीक है। फिर इस प्रश्न को पॉज करके मुझे इसका आंसर दो कि ये क्या हो सकता है, ठीक है। इसमें यह भी देखो कि जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है वो विपक्ष का होता है कि पक्ष का होता है, और कब से इसकी प्रक्रिया शुरू हुई, क्या जब संविधान निर्माण हुआ था उसके बाद जब संविधान लागू हुआ तब से ही ये पद है कि नहीं है। ऐसे प्रश्नों को जरूर पढ़ा करिए, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के न्यायालयों द्वारा रिट, अब रिट के विषय में, अब अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट आती है, ठीक है, और एक अनुच्छेद 226 के तहत आती है। तो 226 के तहत हाई कोर्ट को है, अनुच्छेद 32 इसमें सुप्रीम कोर्ट को है, ये चीज तो आपको पता ही होगी। लेकिन ये अनुच्छेद 32 ये संकीर्ण है और ये 226 है हाई कोर्ट का रिट दायर करने की शक्ति, ये थोड़ी सी व्यापक है। अब व्यापक क्यों है, क्या यहाँ पर ज्यादा कानून आ जाते हैं क्या। अनुच्छेद 32 के मूल अधिकार के विषय में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन अन्य कानूनों के लिए आपको रिट दायर करने की शक्ति हाई कोर्ट 226 के तहत है। इसका मतलब हाई कोर्ट में कोई भी कानून का उल्लंघन होता है तो आप रिट 226 के तहत दायर कर सकते हो। ऐसे प्रश्नों को यूपीएससी पूछेगा। फिर आपको ये पढ़ना है कि परमादेश क्या होता है यहाँ पर, ठीक। फिर इसके साथ साथ ये भी पढ़ना है, यहाँ पर को वारंटो अधिकार परीक्षा आपको पढ़ना है, ये 2 चीजें। तो इसका मतलब अनुच्छेद 32 की जो रिट है उनको अच्छे से आप जाकर के आप देखो, ठीक। इस विषय को रोक करके पढ़ लेना। आगे चलते हैं हम। इसमें कोई देखिए, हम जो सिखाना चाह रहे हैं वो तो हम आपको यहाँ बता ही रहे हैं ना। अब प्रश्न को हल कराना है यहाँ पर थोड़ी, हम प्रश्न हल कराने नहीं आए, हल तो हम डिटेल एनालिसिस में कराएंगे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर केवल आपको ये बताना है कि कैसे आपको थीम से चीजें निकाल करके यूपीएससी की पढ़नी है, क्योंकि यहीं से यूपीएससी सवाल बार बार बनाता है। अब ये रिट है, अब रिट से सवाल हमेशा बन जाता है। 2022 में पूछा गया, 2023, 24, 25 में भी पूछा गया, तो घुमा घुमा करके पूछा जा रहा है प्रश्न, ठीक है। इससे पहले भी पूछा गया, ऐसा थोड़ी कि पहली बार पूछ लिया गया। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। फिर क्या करा, भारत का न्यायवादी, महान्यायवादी कौन होता है, अटॉर्नी जनरल कौन होता है, सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, सॉलिसिटर के बारे में भी आपको पढ़ना है। दोनों के बारे में देखो तुलना कि इसका क्या संविधान में उल्लेख है और बाकी लोगों का, सॉलिसिटर जनरल का या अन्य महाधिवक्ता का संविधान में उल्लेख है कि नहीं है, ये भी आपको देखना है। फिर इसके बाद ये संसदीय जो प्रक्रिया, संसदीय में जो संसद बैठकें होती हैं उसमें क्या भाग लेता है कि महान्यायवादी, अगर भाग लेता है तो क्या इसको बोलने का अधिकार है, क्या इसको मत देने का अधिकार है, ये अंतर भी देखो। अब ये प्रश्न को पढ़ो। भारत का न्यायवादी, भारत का सॉलिसिटर जनरल,
ही सरकार के एकमात्र अधिकारी। अब एकमात्र के आधार पर कई लोग कहेंगे कि ये गलत है। अब गलत है कि नहीं गलत है मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एकमात्र के आधार पर आपको तय नहीं करना है। एकमात्र ये सब बाद की बातें, ये अभी नहीं कुछ करना, क्योंकि यूपीएससी खेल जाएगा, यहीं पर फेल हो जाओगे। ठीक है। जिन्हें भारत की संसद में बैठकों में भाग लेने की अनुमति है, सॉलिसिटर जनरल को भी होती है क्या? ठीक। फिर भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया। अब किसको त्यागपत्र देता है और किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है? राज्यपाल कैसे प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के रहता है, और महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत रहता है? ये भी तुलना करो, तब जाकर के आप तैयारी कर पाओगे। ऐसे थोड़ी कि कुछ भी कहीं से भी पढ़ लोगे सोचो हो जाए। अब देखिए यहाँ पर सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता को बाहर से रखा है। अब ऐसे प्रश्नों को करंट अफेयर में पढ़ा जाता है, स्पेशल नहीं जाना, लेकिन ऐसे प्रश्नों को कॉमन सेंस से भी किया जाता है। ठीक, कि मान लो ये सरकारी विधि अधिकारी है, ठीक, और विधिक फर्म अधिवक्ता है, वकील है जो विधिक फर्म से संबंधित है, के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर है। अब आपको यहाँ वकील वकील बोल रहा है और इसके बाद अधिवक्ता की श्रेणी से बाहर है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसके बारे में भी थोड़ा देखो। फिर विधिक परिषदों, बार काउंसिलों को विधिक शिक्षा और विधिक महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिगत करने की शक्ति है। हो सकता है ऐसे कथनों को देखिए समान पढ़ा करिए तो लगता है कि हाँ यार ये हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को करंट अफेयर में जब कोई चर्चा चल रही हो तो जरूर देखो। वकीलों का मामला कोई चल रहा हो या कुछ ऐसा चलो तो यूपीएससी वहीं से सवाल बना देता है। ये समान, जैसे पैरोल से संबंधित बना दिया। अब कह दो पैरोल जो है संविधान में कहीं कुछ है तो है क्या, लेकिन ये तो जेल अधिनियम में है। जेल अधिनियम में चर्चा चल रहा था, जेल अधिनियम, ठीक है। अब जो चर्चा में था तभी तो यूपीएससी ने पूछ लिया। फिर आगे चलते हैं, दल बदल। यूपीएससी का सबसे बेहतर टॉपिक, मतलब बेहतर का मतलब यूपीएससी इससे हर साल बनाता है सवाल घूम फिर करके, और चर्चा में भी रहता है ना। तो ऐसे प्रश्नों को जरूर पढ़ना कि किस संविधान कौन सी अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है और इसके द्वारा क्या होता है। क्या 2/3 सदस्य इससे किसी पार्टी से अलग होकर के नई पार्टी बना सकते हैं, कि 1/3 हो सकता है, कि पहले 1/3 था कि पहले 2/3 था। अगर 1/3 पहले था तो अब कितना हो गया, 2/3 है, या पहले 2/3 था अब 1/3 हो गया क्या? ऐसा कुछ करके आपको देना है। मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आप बता दूंगा तो फिर आप पढ़ोगे नहीं। ठीक है। तो ऐसे कानूनों को, ऐसे मतलब प्रश्नों को हल करोगे तब जाकर के आप प्रश्न हल हो पाएंगे और आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। फिर इसके बाद दल बदल से संबंधित मान लो कि निर्णय, अंतिम निर्णय कौन देता है? मान लो कि पीठासीन अधिकारी निर्णय देता है। पीठासीन अधिकारी के लिए क्या कुछ समय सीमा दी है क्या, कि पीठासीन अधिकारी 3 महीने में निर्णय देगा कि 10 महीने में देगा? अगर निर्णय दे देता है उसके बाद क्या हम कोर्ट जा सकते हैं क्या? मतलब जो सदस्य होता है वो क्या न्यायालय जा सकता है क्या? इसको पढ़ो, वही चीज तो दिया है इस कानून में। यह कानून निर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। अब नाम निर्दिष्ट कौन होता है? जिसको राष्ट्रपति नाम निर्दिष्ट करता है, 12 को मनोनीत करता है, इस तरह से। ठीक है। इसके बारे में फिर इसको देखो कि जो निर्दलीय विधायक होता है या निर्दलीय सांसद होता है वो क्या किसी दल में शामिल हो सकता है क्या? अगर वो दल में शामिल हो गया तो, दल में नहीं शामिल होता तो उसको मंत्री बनाया जाता है क्या? मंत्री बन सकता है क्या? ऐसा कुछ देखो। निर्दलीय विधायक, निर्दलीय सांसद क्या मंत्री बनता है क्या? अब मंत्री बनता है तो क्या किसी पार्टी में शामिल होता है क्या वो? इस तरह से तुलना करके देखो, तब जाकर के प्रश्न आपके बन पाएंगे। या कोई कानूनी या कानून कोई समय अवधि नहीं देता जिसके अंतर्गत पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला में निश्चित करना होता है। अब इसी संबंधित एक बात है कि तो होलोहन, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लो। ठीक है। तब जाकर के ये ऐसे प्रश्नों को देखोगे तब जाकर के ये आप अच्छी तैयारी कर पाओगे। तो फिर दोस्तों यहीं तक रखते हैं, कल फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।